स्वागत है आपका कोर क्लासेस में। आज हमारा टॉपिक है क्रिया। तो क्रिया क्या होती है, देखिए वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है उनको क्या कहलाते हैं, क्रिया। दो टाइप से मैंने बता रखा, कार्य का करना अथवा होना। अब इसको आपको बारीकी से समझना होगा, ठीक है। तो क्या कहेंगे, वे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है, किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है, क्या कहलाते हैं, क्रिया। और किसके करने का, कार्य के करने का। अब देखिए पहले तो आप समझिए कि क्रिया है क्या। क्रिया जो है वाक्य का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। अगर क्रिया वाक्य में नहीं होगी तो आपका वाक्य कभी भी पूरा नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता है, दो चार वाक्य करके देखिए। हमने कहा बच्चे मैदान में, ठीक है, या सुमन पुस्तक, और यहाँ पर दे दिया, ये आगे को आपका वाक्य छोड़ दिया। आपको समझ में नहीं आ रहा कि बच्चे मैदान में क्या कर रहे हैं या सुमन पुस्तक के साथ क्या कर रही है, क्योंकि इसमें क्रिया है ही नहीं। और जब तक किसी वाक्य में क्रिया नहीं होती है, वाक्य किसी भी हाल में पूरा नहीं हो सकता है। तो हमने कहा बच्चे मैदान में खेलते हैं, तो पहला वाक्य क्या जाएगा, बच्चे मैदान में खेलते हैं, सुमन पुस्तक पढ़ती है। अब यहाँ पर क्या है, खेलते और पढ़ती, ये दो शब्द क्या हैं, ये क्रिया है। तो क्या कहेंगे, ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है, क्रिया कहलाते हैं। करना तो आपको समझ में आ रहा है, अब ये होना क्या होता है, ठीक है, इसको समझ लीजिए। यहाँ पर आप लिख लीजिए कार्य का करना। अब करना ये है तो होना क्या है, होना भी समझ लेते हैं। हमने कहा यह पेड़ है, सीधे सीधे लिख दीजिए, यह पेड़ है, या एक शब्द लिख दीजिए, मोबाइल खराब है। अब यहाँ पर है और ये भी है, ठीक है, या वे लड़के हैं, क्या कह दिया, वे लड़के हैं। अब ये है और हैं, इनसे क्या पता चल रहा है कि कोई काम स्वतः हो रहा है। हर जगह कोई ना कोई काम हो रहा है, नदी बह रही है, फूल खिल रहे हैं, सूरज चमक रहा है, चिड़िया चहक रही है, पानी आया है, ठीक है, फूल अच्छे हैं, मोबाइल खराब है, बहुत शेर है। तो ये सारे के सारे क्या है, कोई ना कोई यहाँ पर कार्य हो रहा है। तो क्या कहेंगे, ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध होता है, क्रिया कहलाती है। तो क्रिया क्या है, वाक्य का बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। कोई भी वाक्य आपको बिना क्रिया के नहीं दिखाई देगा, यानी कि वाक्य तब तक पूरा नहीं हो सकता है जब तक क्या उसमें क्रिया नहीं लगी होगी। अब क्रिया तो आगे है, क्रिया का एक मूल रूप भी होता है। पहले इसको समझते हुए चलते हैं कि क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है, क्योंकि यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न आपके आ जाते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को बोल देते हैं धातु। कभी अगर आपसे पूछा जाएगा धातु क्या होता है, तो यहाँ पर क्या कह देंगे, क्रिया का मूल रूप। तो क्या आ जाएगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे हमने क्या कहा, क्रिया क्या होती है, पढ़ना, लिखना, उठना, सोना, रोना, हंसना, आना जाना, डरना, मुस्कुराना, चमकना, ये सारी की सारी क्रियाएं हैं। अब क्रिया का मूल रूप क्या हो जाएगा, जैसे पढ़ना में से हमने पढ़ ले लिया, लिखना में से लिख ले लिया, गाना में से गा ले लिया, आना में से आ ले लिया, जाना में से जा ले लिया, सोना में से सो ले लिया। बस यही क्या हो गए, क्रिया का मूल रूप। तो क्या कहलाएंगे, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अब क्रिया से पहले धातु को समझना जरूरी है, तो धातु पर ही डिस्कशन कर लेते हैं। धातु के प्रकार यहाँ पर जान लेते हैं कि धातु के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, धातु 5 प्रकार की होती है। सबसे पहली धातु कौन सी होती है, तो सबसे पहली क्या हो जाती है, सामान्य धातु। अब इसको समझते हैं, सामान्य धातु क्या होती है, जब कभी भी हम धातु में ना प्रत्यय लगा देते हैं या धातु के पीछे ना जोड़ देते हैं, तो हमारी धातु कैसी बन जाती है, सामान्य धातु। तो क्या कह देंगे, धातु में ना प्रत्यय लगाने से, क्या कह देंगे, धातु में ना प्रत्यय लगाने से जो बनता है वो धातु का कैसा रूप हो जाएगा, सामान्य धातु। जैसे पढ़ का क्या हो जाएगा, पढ़ना, लिख का क्या लिख देंगे, लिखना, दौड़ का क्या कह देंगे, दौड़ना, तैर का क्या हो जाएगा, तैरना। कुल मिलाकर के किसी भी धातु में अगर आपने ना प्रत्यय लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा, सामान्य धातु। दूसरा रूप हमारा धातु का आ जाता है व्युत्पन्न धातु। क्या लिख देंगे,
व्युत्पन्न धातु। अब सामान्य धातु तो हमारे पास पहले से ही है। अगर हम सामान्य धातु में प्रत्यय लगाकर या किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन उत्पन्न करते हैं तो वो कहलाता है व्युत्पन्न धातु। क्या लिखेंगे परिभाषा में? अगर सामान्य धातु में कोई भी प्रत्यय लगाकर या किसी भी प्रकार से परिवर्तन उत्पन्न करते हैं तो वो क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न धातु। यहाँ पर दो प्रकार की होती है धातुएं। यहाँ पर पहला क्या आ जाएगा? प्रथम प्रेरणार्थक, और दूसरा क्या आ जाएगा? द्वितीय प्रेरणार्थक। आप इसको समझिए, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। प्रथम प्रेरणार्थक क्या होता है? जब धातु में आना प्रत्यय लगाया जाएगा। और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या हो जाएगा? जब धातु में वाना प्रत्यय लगाया जाएगा। तो क्या कह देंगे? प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक कहाँ पर बनते हैं? तो ये हमारे व्युत्पन्न धातु में बनते हैं। आप प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक, आना वाना क्या है इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, एक तो हमारे पास क्या थी? सामान्य धातु, धातु नहीं। अब क्या आ जाएगी? एक हमारे पास है सामान्य धातु, इसमें पहली बार हमने क्या लगाया? आना प्रत्यय, और दूसरी बार में हमने क्या लगा दिया? वाना प्रत्यय। तो आना और वाना लगा करके हमारी क्या बन गई? व्युत्पन्न धातु। जैसे क्या हो गया? एक शब्द हमने लिख दिया दौड़ना, तो दौड़ना में आना प्रत्यय लगाएंगे तो इससे बनेगा दौड़ाना, और वाना लगा देंगे तो दौड़वाना। या उठना, एक शब्द ले दिया, उठना क्या है? सामान्य धातु। उठ में ना प्रत्यय लगाया, सामान्य धातु बन गई। तो आना प्रत्यय लगाएंगे तो उठाना बन जाएगा, वाना प्रत्यय लगा देंगे तो उठवाना। कुल मिलाकर के सामान्य धातुओं में जब कभी भी हम दो प्रकार की आना और वाना प्रत्यय लगा देते हैं तो ये बन जाती है हमारी व्युत्पन्न धातु। अब क्या है? पहला था सामान्य धातु, दूसरा है व्युत्पन्न धातु। ठीक है, तीसरा जो हमारी धातु आ जाती है इसको क्या बोल देते हैं हम? नाम धातु। तीसरे वाले को क्या बोल देंगे? नाम धातु। अब क्या होता है? जब कभी हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इनके पीछे कोई प्रत्यय लगा देते हैं तो तब क्या बन जाता है हमारा? नाम धातु। कैसे बनेगा? तो क्या कह देंगे? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। किस किस में? ये याद रखना है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण में प्रत्यय लगाने से कौन सी धातु बनेगी? नाम धातु बन जाती है। और मोस्टली इसमें क्या होता है? आ प्रत्यय लगता है। कभी अगर पूछ लिया गया कि नाम धातुओं में ज्यादातर किस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो आप लोग लिखिए आ प्रत्यय का। ठीक है, जैसे संज्ञा हो गया है, या क्या लिख लेंगे? सर्वनाम में कैसे करेंगे? या लिख लीजिए विशेषण में। तो सर्व क्या होती है? संज्ञा। सर्व में क्या लगा दिया हमने? सर्वाना। सर्वनाम से आप है, आप से हमने बना दिया अपनाना। विशेषण में जैसे गहरा क्या होता है? विशेषण होता है, तो गहरे में क्या लिख लेंगे? गहराना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जब कभी क्या हो जाएगा कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के पीछे प्रत्यय, मोस्टली कौन सा प्रत्यय? आ प्रत्यय लगाएंगे, तब कौन सा बन जाता है? नाम धातु। तो पहला क्या था हमारा? सामान्य धातु, दूसरा था व्युत्पन्न धातु, तीसरा आ गया हमारा नाम धातु। अब नाम धातु के बाद चौथा क्या आ जाता है? तो चौथी जो धातु आ जाती है उसको बोला जाता है सम्मिश्र धातु। चौथी धातु को क्या बोल देंगे? चौथा प्रकार लिख देते हैं। तो चौथे में क्या आ जाती है हमारी? सम्मिश्र धातु। अब सम्मिश्र धातु क्या होती है? जब संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण में, यहाँ पर विशेषण लिखेंगे, संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया विशेषण में आना, वाना, खाना, लाना, ले जाना ऐसे प्रत्यय लगाए जाते हैं तो वहां पर कौन सी धातु बन जाती है? सम्मिश्र धातु। कैसे? जैसे हमने कहा आना प्रत्यय लगाया तो आना में क्या लिख दिया? काम आना। ठीक है, या क्या लिख दिया? अंदर आना। ठीक है, तो यह आना। या खाना प्रत्यय, तो खाना में क्या हो जाएगा? दवा खाना। ठीक है, या लिख दिया है जेल खाना, हवा खाना। या करना में क्या आ जाएगा? करना में क्या लिख देंगे? काम करना, या खेल करना, मनोरंजन करना। देना हो जाएगा, ठीक है, साथ देना। ठीक है, मारना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? जैसे लात मारना, या किसी भी प्रकार से इस प्रकार के जो प्रत्यय आ रहे हैं वो क्या बन जाएगी? आपके सम्मिश्र धातु। और इसके बाद एक जो ज्यादातर पूछी जाती है
अनुकरणात्मक या अनुकरणीय धातु। इसको क्या बोल देते हैं? अनुकरणात्मक या अनुकरणीय धातु। ये जो अनुकरणीय धातु है क्रिया के रूप में पूछी जाती है। वहां पर आप लोग ये मत समझिए कि पढ़ाया तो हमें धातु में था और पेपर में हम लोग देख रहे हैं तो पेपर में क्या आ जा रहा है, क्रिया के रूप में दे रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, धातु क्रिया का ही मूल रूप है। और ये वाली धातु जो अनुकरणीय धातु है ये बार बार आपको क्रिया में दिखाई देगी। तो क्रिया का रूप है तो क्रिया में दिखना इसका स्वाभाविक है। जैसे क्या हो जाता है, टन टन, इससे बन जाता है टन टनाना, या क्या आ गया, हिन हिन, इससे क्या हो जाएगा, हिन हिनाना, ठीक है। या चम चम, चमचमाना, ठीक है। और भिन भिन, भिन भिनाना, मतलब दो दो बार जिसका अनुकरण हो रहा है वो कैसी धातु हो जाएगी, अनुकरणात्मक धातु हो जाएगी। तो टन टनाना, हिन हिनाना, भिन भिनाना और गुनगुनाना ये क्या आ जाएंगे, धातु ही है। लेकिन जब दिया जाता है कि टन टनाना क्या है, वहां पर धातु ऑप्शन में ही नहीं होता है, तो वहां पर ऑप्शन क्या होगा, क्रिया। क्योंकि धातु कोई अलग से नया टॉपिक हमने उठा नहीं दिया, धातु क्या है, क्रिया का ही मूल रूप है। तो क्रिया पर पहुंचते फिर से क्योंकि हमने शुरू क्रिया से ही किया था, लेकिन बीच में एक महत्वपूर्ण टॉपिक था इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। अगर धातु को पढ़ाए बिना क्रिया को पढ़ा देंगे तो शायद आपकी समझ में नहीं आएगा। तो क्रिया तक जाने के लिए धातु को समझना जरूरी है। अब देखिए क्रिया, मैंने क्या कहा था कि वाक्य का महत्वपूर्ण अंग है। जब तक क्रिया वाक्य में नहीं लगी रहती है तब तक वाक्य हमारा पूरा नहीं होता है। अब क्रिया क्या है, किसी कार्य के करने अथवा होने का भेद होता है, ठीक है, बोध होता है, उसको क्या कहते हैं, क्रिया। अब क्रिया के भेद क्या होते हैं, तो क्रिया के दो भेद होते हैं। किसके आधार पर, कर्म के आधार पर, ठीक है, कर्म के आधार पर अलग होते हैं, प्रयोग और रचना के आधार पर अलग होते हैं। तो पहले मैं आपको बता रही हूँ क्रिया के भेद, तो भेद में यहाँ पर लिख देंगे कर्म के आधार पर, जहां से बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो कर्म के आधार पर क्रिया दो प्रकार की होती है, एक को बोल देते हैं हम सकर्मक क्रिया और दूसरी वाली को बोल देते हैं हम अकर्मक क्रिया। अगर आपसे कर्म के आधार पर पूछा जाएगा क्रिया के कितने भेद हैं, तो आप कहेंगे दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब ये सकर्मक क्या होती है, जिस क्रिया के साथ कर्म लगा होता है। सीधे सीधे आप अगर समझने के लिए करेंगे तो जिस क्रिया के साथ कर्म लगा होता है उसे सकर्मक कहते हैं। इसके अलावा क्या हो जाएगा, जहां पर क्या है, क्रिया के कर्म या व्यापार का फल, क्रिया के कार्य या व्यापार का फल किस पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। क्या कहेंगे, ये पूछा जाता है तो क्या लिख देंगे, जहां पर क्रिया के कार्य या किसका, व्यापार का फल किस पर पड़ेगा, कर्म पर। क्योंकि कर्म है तो तभी तो पड़ता है, कर्म होता ही नहीं तो नहीं पड़ता। तो क्या कहेंगे कि ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म लगा होता है उसको कहते हैं सकर्मक क्रिया, या जिस क्रिया में क्रिया के कार्य या व्यापार का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कह देते हैं। और जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं लगा होता है, जिस क्रिया के साथ क्या है, कर्म होता ही नहीं है, या क्या है, क्रिया के कार्य या व्यापार का फल। अब यहाँ पर देखिए कर्म तो है ही नहीं, कर्म नहीं है तो किस पर फल पड़ेगा, कर्ता पर पड़ता है। तो ये दो लाइनें ध्यान देनी है, फल कर्ता पर पड़ता है। अब बस ये दो चीजें समझिए, जब क्रिया सकर्मक होगी तो व्यापार का फल कर्म पर पड़ेगा, जब क्रिया अकर्मक है, कर्म है ही नहीं, तो फल किस पर पड़ेगा, कर्ता पर। अब यहाँ से आपको वाक्य दिए जाते हैं और पूछा जाता है इसमें से कौन सी सकर्मक क्रिया है, कौन सी अकर्मक क्रिया है। यही चीज़ें यहाँ से आपसे बार बार पूछी जाती है। तो सकर्मक अकर्मक के लिए पहचानने का तरीका दो तीन तरीके हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, सकर्मक, और एक साइड पर लिख देते हैं हम अकर्मक। जब आप लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं तो आपको बाकी कोई शॉर्ट ट्रिक अपनाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हिंदी में ट्रिक से नहीं होती है, लेकिन बहुत सारे लोग आपको बहुत सारे ट्रिक से बताएंगे, बढ़ता है, घटता है, ऐसा होता वैसा होता है। आप सीधे कर्म को पहचानिए, कर्म को पहचानिए, सिंपल वे से चलेंगे, आपको कहीं कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। सकर्मक क्रिया में क्या है, हमने कहा मोहन पुस्तक पढ़ता है। क्या कह देंगे, मोहन पुस्तक पढ़ता है। देखिए मोहन क्या है, कर्ता, जो भी काम को प्रारंभ करने वाला है। काम छोड़िए, नहीं समझ में आ रहा है, वाक्य देख लीजिए, ठीक है। वाक्य को जो करने वाला है, शुरू जो कर रहा है वो क्या होता है, कर्ता होता है, मोहन, ठीक है।
और पढ़ने की क्या हो रही क्रिया। अब इतना तो हमें समझ में आ ही गया होगा कि क्रिया क्या है, ठीक है, क्रिया क्या है, धातु आपको पूरा समझा दिया है। मोहन कर्ता हो गया, पढ़ने की हो रही क्रिया। अब बीच में जो कुछ भी बच जा रहा उसको आप कर दीजिए कर्म। पुस्तक बीच में बच गया कर्म। अब बीच में बचने का मतलब कभी कभी बच्चे कारक चिन्ह परसर्गों को कह देते कि ये बीच में बच गए, क्या ये कर्म है, तो वो नहीं आएंगे, ठीक है। परसर्ग मतलब अगर बीच में कारक चिन्ह से, ने, कहाँ, ठीक है, तथा ये चीजें आ जा रही हैं तो वो कभी भी कर्म नहीं होते। तो क्रिया और कर्ता को छोड़ करके जो बीच में बचता है वो क्या होता है, कर्म। अब आपने देखा यहाँ पर कर्म है, आपसे पूछा कैसी क्रिया, आपने कहा सकर्मक क्रिया है, ठीक है। अगर पूछा जा रहा है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है तो यहाँ पर क्या हो गई, सकर्मक क्रिया। दूसरा क्या है, गाय घास चरती है। अगला क्या कर देंगे हम, गाय घास चरती है। तो गाय तो यहाँ पर क्या है, करता है, और चरने की हो रही यहाँ पर क्रिया, क्या चर रही है, घास चर रही है, तो क्या है कर्म। और दूसरा तरीका क्या है, आप क्या लगा करके प्रश्न कीजिए, ठीक है। मोहन क्या पढ़ता है, उत्तर मिलेगा पुस्तक, तो क्रिया सकर्मक है। गाय क्या चरती है, उत्तर मिलेगा घास, मतलब सकर्मक। अगर क्या का कोई उत्तर नहीं मिल रहा है यानी कि अकर्मक। अब अकर्मक जिस क्रिया में कर्म है ही नहीं, हमने कहा मोहन दौड़ता है, अब इसको समझिए, मोहन दौड़ता है, तो मोहन है यहाँ पर कर्ता और दौड़ने की हो रही है क्रिया। कर्ता और क्रिया के बीच में कुछ बचा ही नहीं है, आप कहाँ से कह देंगे ये सकर्मक है, तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, अकर्मक, ठीक है। मोहन हमने क्या कहा, दौड़ता है, या राधा हंसती है, राधा हंसती है, तो राधा क्या है, कर्ता है, हंसने की क्या हो रही है, क्रिया हो रही है। कर्ता और क्रिया के बीच में कुछ बचा ही नहीं है, तो कर्म का तो यहाँ पर क्या है, सवाल ही नहीं उठता, तो ये क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएंगी। तो सकर्मक आप पहचानिए, कर्ता अलग कर लीजिए, क्रिया अलग कर लीजिए, बीच में कुछ बच रहा है कर्म, तो क्या हो जाएगा सकर्मक। कर्ता क्रिया को अलग करने के बाद कर्म नहीं बच रहा है, अकर्मक। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो हमेशा अकर्मक होती हैं, जैसे हमने कहा रोना, ठीक है, सोना, और इसके अलावा क्या हो जाएगा, दौड़ना, ठीक है, या उठना, हंसना, मुस्कुराना, ये हमेशा क्या हो जाएंगी, और क्या हो जाएगा, मरना, ठीक है। ये क्रियाएं हमेशा कैसी हो जाएंगी, अकर्मक क्रियाएं। जहां पर ये क्रिया आपको दिख रही है वो हमेशा क्या होंगी, अकर्मक क्रिया ही होंगी। अन्यथा आप कर्ता क्रिया कर्म को अलग करके देखिए, क्रिया की आपको पहचान हो जाएगी कि क्रिया सकर्मक है अथवा क्रिया क्या है, अकर्मक है। ये क्रिया का एक ही तरीके से भेद है। तो दूसरे भेद हम क्या है, दूसरी वीडियो में आपको बताते हैं। तो मिलते हैं आपसे जल्दी।